दिल्ली शहर में रहने वाली अनुराधा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। अपने माता पिता की वो एक लौती बेटी थी, जिस वजह से वो उनकी बेहद लाडली थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। अब मेरी बेटी जवान हो गई है, उसे शादी कर कर दूसरे के घर जाना होगा, लेकिन मेरा तो अभी से ही ये सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद हम कैसे रहेंगे। इसी बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है सावित्री। धर्मेश चौधरी का दिल्ली में अपना 2 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। एक दिन संडे वाले दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रुको माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आराध्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था निखिल। जी, मुझे पता लगा है कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पे देना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, क्या बात है बताओ। अंकल क्या है ना, मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पे चाहिए था। लेकिन बेटा, मुझे अपना घर किराए पे देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे दे दीजिए ना, देखो ना बेचारा कितना मासूम लगता है। और वैसे भी कल को जब आराध्या ब्याह करके चली जाएगी तो हम इस घर में अकेले ही रह जाएंगे, तो कम से कम और कोई होगा तो मन तो लगा रहेगा ना। आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आपकी बेटी यहाँ से ब्याह कर चली जाएगी तो मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और जल्दी घुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, तुम कल ही अपने पेरेंट्स के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे रहने आ जाओ, मैं तब तक साफ सफाई करवा के रखूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आकर सारी साफ सफाई कर लूंगा। अगले ही दिन निखिल अपने माता पिता के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाता है। निखिल स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी चुलबुली बातें और हंसते हुए चेहरे से वो सबका मन जीत लेता था। आराध्या चौधरी को निखिल बहुत पसंद आता है। अब निखिल को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। एक शाम सावित्री अपने पति धर्मेश चौधरी से कहती है, निखिल बहुत प्यारा लड़का है ना। हाँ, आजकल के जमाने में ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है। अजी, खाने की क्या बात करते हो, जब उसकी मेड नहीं आती तो वो घर का भी सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश कोई ऐसा लड़का मिल जाए। ऐसा ही कोई क्यों, हमारा निखिल बुरा है क्या? लेकिन वो तो हमारे किराएदार हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे तो हमारी बेटी भी अपने पास ही रहेगी। आप हाँ करो तो मैं कल ही उसके माता पिता से जाकर रिश्ते की बात करूँ। हाँ ठीक है। और एक दिन मौका पाकर सावित्री निखिल और उसके परिवार से बात करती है और उन सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन जब निखिल सो के उठता है तो आराध्या को न पाकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, आराध्या कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। आज उसकी पगफेरों की रस्म जो है। लेकिन आराध्या तो बड़े मजे से अपने पेरेंट्स के पास जाकर चाय पी रही थी। आराध्या, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ, मुझे अपने इस कप में ही चाय पीना पसंद है और बाथरूम भी मैं बस अपना ही यूज करती हूँ, ऊपर का वो रूम मुझे पसंद नहीं। अरे बहू, आज तो तुम्हारी पगफेरे की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही मैके पहुँच गयी। चलो कोई नहीं, अब मैं निखिल को नीचे भेजती हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या सासू माँ, आप भी आ तो रही हूँ मैं। इसके बाद बिमला उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, लेकिन 5 मिनट में ही आराध्या हलवा लेकर पहुँच जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत तेज है। 5 मिनट भी नहीं हुए ऐसे गए हुए और हलवा बनाकर ले आई। नहीं पापा जी, ये तो नीचे मम्मी ने बनाया था तो मैं ऊपर ले आई। बहू, अब वो तुम्हारा मेका है और ये तुम्हारा ससुराल। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़िए, अब आप ये बताइए कि आप लोग इस महीने का किराया कब दे रहे हैं? पापा ने कहा था आपसे पूछ लूं। लेकिन बहू, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हमसे किराया लेंगे? हाँ पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब के एकदम पक्के हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो मुझसे मांग लेंगे, क्योंकि मैं अब इस घर की बहू जो हूँ। ऐसे ही एक रोज जब आराध्या और निखिल आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो आराध्या की माँ उसे आवाज देकर नीचे बुला लेती है। आराध्या बेटी, कहाँ हो तुम, जल्दी से नीचे आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद अपने कमरे में ही आती है। वो वहाँ से चली गई। अगले दिन निखिल अपने घर का राशन लेने जा रहा था तो सावित्री ने भी उसे अपनी लिस्ट पकड़वा दी। अरे दामाद जी,
जरा ये मेरा भी राशन लेते आना। ठीक है आंटी, मेरा मतलब है सासू माँ। ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े हुए निखिल के माता पिता ये सब देख रहे थे। हे राम, ये ऊपर ससुराल और नीचे मेके में ना जाने और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आराध्या प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी ये जानकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते उसे 7 महीने पूरे हो जाते हैं। उफ, ये यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे तो कितनी गर्मी है, एसी तक नहीं है यहाँ। मुझे ना इस प्रेगनेंसी में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मैं कुछ महीने अपने मेके, मेरा मतलब है नीचे ही रहूंगी, और जब बच्चा पूरे 3 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊंगी। लेकिन आराध्या, ये बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे बहू को, ऐसी हालत में इसे परेशान ना कर। और ये 4 सीढ़ी नीचे ही तो जा रही है, जब तेरा दिल करे मिलाए कर इससे। नहीं मम्मी जी, ये बात ठीक नहीं। निखिल 10 दिन में एक बार मिलने आ सकते हैं। अरे आखिरकार वो मेरा मेका है ना, निखिल जी का रोज रोज बहाना अच्छी बात नहीं। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काफी सोच विचार के बाद एक दिन निखिल धर्मेश से नीचे मिलने जाता है। अरे आओ दामाद जी, आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि किराएदार बनकर आया हूँ। पापा, हम ये घर खाली करना चाहते हैं। तभी आराध्या और सावित्री भी वहाँ आ जाती हैं। लेकिन क्यों निखिल, ये मेरा मैका भी तो है। इसलिए ही तो खाली करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मेका होने की वजह से ही मुझे मेरे बीवी बच्चों से दूर कर दिया है। हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में। परसों मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा एक दामाद बनकर। विनीता की बेटी सुंदरी अपने नाम की तरह ही बहुत ही खूबसूरत थी। तो वहीं विनीता की मरी हुई जेठानी की बेटी कजरी सांवले रंग की थी। अपने माँ बाप के मरने के बाद कजरी अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। फिर एक रोज, वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन माँ आप कजरी दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? तेरी तरह अगर वो भी नए कपड़े पहनने लगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे इस्तेमाल होंगे? अपनी चाची का ऐसा व्यवहार देखकर कजरी की आंखें भर आती हैं। फिर कजरी कहती है, ठीक ही कह रही हैं चाची, फिर इतना चटकदार रंग मुझ पे अच्छा भी तो नहीं लगेगा। अच्छा, तो कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो सुंदरी बेटा तुम कल यही साड़ी पहनना, और कजरी तुम्हारे लिए मैंने अपनी पुरानी साड़ी निकाली है, तुम वो पहन लेना, ठीक है? अगले दिन सुंदरी नई साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसमें वो बिल्कुल अफसरा लग रही थी। तो वहीं कजरी अपनी चाची की फीकी साड़ी पहनकर तैयार होती है। अभी अनुज और रौनक नाम के 2 लड़के अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आते हैं। अनुज साधारण और गरीब घर का लड़का था, जबकि रौनक शहर में रहने वाला एक अमीर घर का लड़का था। सुंदरी और रौनक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो वहीं कजरी और रौनक भी इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं। शगुन के तौर पर सुंदरी की सास उसे 51,000 रुपए देती है, तो वहीं अनुज की माँ आशा कजरी को 151 रुपए देती है। विनीता 3 महीने बाद दोनों बेटियों की शादी रख देती है। शादी में जहाँ रौनक खूब बैंड बाजे के साथ आता है, तो वहीं गरीब अनुज साधारण से बारात लेकर वहाँ आता है। फेरों के दौरान जहाँ अमीर दूल्हे के घर वाले महंगे महंगे सोने और डायमंड की ज्वेलरी अपनी बहू को देते हैं, तो वहीं अनुज सिर्फ काले मोतियों से बना हुआ मंगलसूत्र ही कजरी को पहनाता है। विदाई के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। कजरी का ससुराल 2 कमरों का ही था, जहां कजरी का स्वागत करने के लिए 2-4 मेहमान ही थे, और उसकी सास हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। बहू, अपने शुभ कदम अपने इस नए घर में रखो। माँ, अच्छे से इसकी नजर उतारो ताकि जीवन में इसे कोई कष्ट ना मिले। मेरे सास और पति दोनों कितने अच्छे हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी अपने गृह प्रवेश के लिए अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। उसका ससुराल एक बड़ी कोठी में रहता था। ढेर सारे मेहमान खड़े थे, ढोल वाले दरवाजे पे खड़े थे। काफी देर तक ढोल नगाड़े बजते हैं। रौनक मम्मी जी से कहो ना वो गृह प्रवेश कराएं, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। अरे रुक जाओ ना सुंदरी, तुम देख नहीं रही माँ कितनी खुश है? उनके इकलौते बेटे की शादी है, उनको एंजॉय करने दो। फिर काफी देर बाद वो सुंदरी का स्वागत करती हैं। तब तक सुंदरी काफी थक चुकी थी। अपने स्वागत पर रौनक अपनी पत्नी को कार की चाबी देता है। ओह वाओ, इतना बड़ा गिफ्ट! तुम्हारा दूल्हा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये सब तोहफे तो वो अपनी वाइफ को दे ही सकता है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज शहर से सुंदरी कजरी से मिलने उसके ससुराल आई। मेरे जितने भी अरमान थे ना, रौनक उससे बढ़कर ही मेरे लिए करते हैं। आधे से ज्यादा महीना घर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर ही रहते हैं, और लौटते वक्त मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। अब वो जीजा जी की तरह कोई छोटी मोटी दुकान तो चलाते नहीं, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं।
जिस कार से मैं आई हूँ ना, वो उन्होंने ही मुझे गिफ्ट की है। वैसे दीदी, तुम्हारी इस गरीबी में कैसे कट रही है? सच कहूँ तो मेरे घर की नौकरानी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है। भले ही मेरे पति गरीब हैं, लेकिन वो मेरे लिए अपनी जान देते हैं। वो मुझे अपना वक्त देते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे इस घर की कीमत तुम्हारी कार से कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सुंदरी अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज रौनक ट्रिप पर जाता है, लेकिन वो 2 महीने तक घर नहीं लौटता और ना ही सुंदरी से ठीक से फोन पर बात करता है। सुंदरी अकेले ही अकेले रहकर अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी, जिससे वो डिप्रेशन में आ जाती है। एक रोज वो कजरी को फोन लगाती है। तुम ठीक कह रही थी दीदी, मैं अमीर तो हूँ, लेकिन अमीर होकर भी अकेली हूँ। अपने पति का साथ और वक्त पाने के लिए भिखारियों की तरह तरसती हूँ, लेकिन बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सुंदरी खुद के हाथ की नस काट लेती है। उसकी बातें सुनकर कजरी जल्दी से अपने पति के साथ उसके घर पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। रौनक को जब खबर मिलती है तो वो भी वापस भारत लौट आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। तुमने एक बार मुझसे कहा तो होता सुंदरी, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था। मुझे ये पैसा और धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए अनुज जी की तरह। उस दिन के बाद सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो अपनी बहन को फिर कभी नीचा नहीं दिखाती, क्योंकि अब उसे अच्छे से अमीर और गरीब दूल्हे में फर्क समझ में आ गया था।